हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे बाल विकास सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट जो 1 किया था उसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस किए थे। तो आज 51 से 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लास आपकी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आप अपना कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। 51 है 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये पता है कि जो 16 PF है एक टेस्ट होता है। ये किसके लिए, किसका मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है? व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है 16 PF। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं PF, तो P से पर्सनैलिटी होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बुद्धि का जो तरल मोजक मॉडल था वो किसने दिया था। वो दिया था कैटल ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी नॉलेज का जो विकास है, उसके लिए जो सबसे अच्छा स्थान है वो कौन सा होगा? विद्यालय, स्कूल तथा उसकी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति मीन्स मेमोरी से रिलेटेड नहीं है? पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना, धारणा, पुनर्स्मरण, दोबारा याद करना, या अनुभूति करना। तो इसमें आ जाएगा हमारा स्मृति से रिलेटेड पहचान भी है, धारणा भी है, याद रखना किसी को, और दोबारा याद करना ये भी। लेकिन जो अनुभूति है वो मेमोरी से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक मीन्स प्रिंसिपल या फिर कोई भी वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली सबसे अच्छी है? कि गाइड करने की जो शैली है वो सबसे अच्छी कौन सी है? सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेपी, या कोई सी भी नहीं। तो इनमें से सत्ताधारी तो ये कि केवल उसी की चलेगी, उसके अलावा वो किसी और की नहीं सुनेगा। प्रजातांत्रिक हो जाएगा जैसे हमारा प्रजातांत्रिक में हमारा आ जाएगा जिसमें जो प्रजातांत्रिक मतलब लोगों का भी सुना जाएगा। तो जो प्रिंसिपल या फिर कोई भी टीचर है, तो जैसे प्रिंसिपल है तो वो और टीचर्स की भी राय लेगा। हस्तक्षेपी है कि मतलब वो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर ही नहीं करेगा, जो मन करे वो कर लो। तो इसमें जो सबसे अच्छी शैली है वो होगी प्रजातांत्रिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये किसने कहा था ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट वाले यूपी टेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना, तो ये आ जाएगा ड्रेवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो चेस हम गेम खेलते हैं और कार्ड्स जो होते हैं, जो पत्ते, ताश के पत्ते वाला, तो उन्हें कौन से वाले में आएगा? लड़ाई वाले खेल, या ये तो हो ही नहीं सकता। बौद्धिक खेल मतलब इंटेलेक्चुअल प्ले, या प्रायोगिक प्ले, प्रैक्टिकल प्ले, गतिमान प्ले मीन्स डायनामिक प्ले। तो ये किस में आएंगे? बौद्धिक खेल, क्योंकि इसमें हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसमें ये दोनों ही होंगे, सीखने की चिंता भी है, क्षमता भी है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो जो थॉर्नडाइक ने पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया था वो किसके अकॉर्डिंग किया था, किसके बेस पर किया था? तो वो किया था चिंतन और कल्पना के अकॉर्डिंग, जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला काल होता है वो कौन सा होगा? हमारा किशोरावस्था, अडल्टहुड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है गतिशीलता, ऑप्शन सी। जो भी चेंजेस होंगे उन्हें। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा मेंटल हेल्थ है और कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे अच्छा रिलेशन होता है? तो एडजस्टमेंट, समायोजन।
नेक्स्ट है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत, मतलब टू फैक्टर थ्योरी जो थी इंटेलिजेंस की वो किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो टू फैक्टर जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस की वो दी थी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया हुआ, पूर्व विद्यालय मतलब प्री स्कूल में पहली बार आया हुआ बच्चा मुक्त रूप से अपने आप को चिल्लाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। तो उसका जो व्यवहार परिवर्तन है, जो उसके बिहेवियर में चेंज हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है ये बताना है। तो ये होगा विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट हुआ है तो अब उसे समझ आ गया है कि वहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं है अपने गुस्से को शो करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका आईक्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो जो अनुभव है वो भी मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, बाकी के तीनों ही हमारे गलत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पूछ सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। अब ये इस पर आधारित कौन सा है? तो वो है पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य मतलब जितने भी असाइनमेंट दिए गए हैं उसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, बहुत अच्छे से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता के अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण की ओर किस संकेत दे रही है? तो वो कौन सा है? तो एक तो हमें ये याद रखना है नैतिक विकास का प्रतिपादन किसने किया था? कोहल वर्ग ने। अब उसका कौन सा चरण है? तो वो होगा औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो वो कौन सा कथन है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो ये गलत है, उनका सुनना भी चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए, या जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। तो ये भी गलत है कि जिज्ञासा भी होती है। तो सही इसमें क्या होगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही जो उनकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने में कैपेबल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा देखते हैं, ये दे रखा है फर्स्ट, उसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है। यह शोध आधारित नहीं है रिसर्च के लिए, ये भी ठीक है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विभिन्न पद्धतियों की भांग करती हैं, क्योंकि जिस सबके अलग अलग जब मेंटल एबिलिटीज़ होंगी तो उनके लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी वो भी अलग होंगी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशेषता का प्रदर्शन करते हैं। तो ये गलत है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने हर चीज़ में ही अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब किस वजह से? जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है उसको वैलिड नहीं माना जा सकता है। यह सर्वाधिक बुद्धि सामान्य बुद्धि जी मतलब जर्नल फैक्टर के अनुकूल नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देती है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो इसमें जो वैध नहीं माना जा सकता वो इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट, अगर हमारे एक तो हो गया सामान्य कारक जो जर्नल फैक्टर होता है, एक होता है हमारा स्पेशल फैक्टर विशिष्ट परीक्षण, उसके अभाव में जो है वो बुद्धियों का मापन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों ही फैक्टर होते हैं, जर्नल भी और स्पेसिफिक भी। तो इसी वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या है ये बताना है हमें। लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे अलग अलग होंगे तो उनकी जो बुद्धिक विकास है वो भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से अध्यापक को और नई नई चीज़ें खोजने में मदद मिलती है।
नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। विद्यालय आधारित आकलन जो है वो क्यों प्रारंभ किया गया था? विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता की तुलना की बात की गई है। राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, ये भी गलत है। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, तो ये होगा जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कि विद्यालय आधारित आकलन शुरू क्यों किया गया था, ताकि विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो अन्य पहला दे रखा है हमें स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो ये तो तीनों हमारे हो गए प्रश्नोत्तर से रिलेटेड। तो हमारा जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श क्या दिया जाता है कि अगर उसके कम ही हमेशा मार्क्स आ रहे हैं, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी कि वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, ताकि बच्चा घर पे भी अच्छे से पढ़ सके और उसके अच्छे मार्क्स आ सके। नेक्स्ट है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्प्रयातक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, मतलब उसके साथ एक दुर्घटना हुई है, उसके बाद वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन ए है, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से करा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ये कि केवल अनुभवी करे। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्प को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। तो ये होगा कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस, उसका निर्माण करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं ये हमें बताना है। तो वो होती हैं 4 अवस्थाएं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन? परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये बताना है हमें कौन सी अवस्था के अकॉर्डिंग है। तो ये आ जाएगा हमारा किशोरावस्था। बिंक व हंट के अनुसार ये भी पूछ सकते हैं पूरी डेफिनेशन देकर कि ये किसकी है। तो ये है बिंक व हंट की, कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? परिवर्तन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं वो अडल्टहुड में ही होते हैं। नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि IQ 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो वो कौन से में हमारा आएगा ये बताना है। सुपीरियर इंटेलिजेंस में, अबव एवरेज इंटेलिजेंस से ज़्यादा, या नॉर्मल इंटेलिजेंस, या फिर डल इंटेलिजेंस। तो ये जो IQ अगर 105 है तो वो किस में आएगा? नॉर्मल इंटेलिजेंस में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो वो किसके लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो कोहलबर्ग ने दिया था वो नैतिक विकास दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को कौन सहायता करता है ये बताना है हमें। स्व अधिगम मॉडल, या विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो उसमें जो मदद करता है वो करता है ऑटोनॉमस लर्निंग मॉडल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या फिर सभी के। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो किस एक को छोड़कर और सब जो है वो बुद्धि के प्रकार हैं। तो भाषा भी है, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी है, अंतर्वैयक्तिक संबंध भी है, लेकिन जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी है उसे बुद्धि का प्रकार नहीं बताया गया है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य है
बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा है यह जानना, बच्चों के सीखने में आने वाली कठिनाइयों को जानना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करता है। अभी हमने पढ़ा था कि 4 अवस्थाएं होती हैं पियाजे की, तो ये 4 यही हैं। पहली होती है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल के लिए, फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के लिए, फिर मूत्र संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 के लिए, फिर औपचारिक या फिर अमूर्त कह सकते हैं संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 के लिए। अब बताना है कि जो चिंतन होता है अमूर्त स्तर पर, तो अभी हमने अमूर्त वर्ड पढ़ लिया कि वो कौन से में आएगा, इसी वजह से इसे औपचारिक दिया गया अमूर्त की जगह। तो औपचारिक और अमूर्त दोनों ही सेम होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, ये गलत है, सुनकर, समझकर या फिर देखकर। तो जो सब परमानेंट होता है, जो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है, वो होता है समझकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास की किस अवस्था में है। तो वह विकास की कौन सी अवस्था में आ जाएगा, किशोरावस्था में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता में सहायक नहीं है, खेल, भाषण, कहानी लेखक या फिर कंस्ट्रक्टिव एक्शंस। तो इसमें से जो है ये ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं जो हैं ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, खेल, भाषण और कहानी लेखन ये तीनों हैं। नेक्स्ट है शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण स्थान योगदान था, तो उन्होंने किस चीज़ का विकास किया फ्रोवेल ने, ये बताना है। तो उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल खोले थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंथेसिस का उदाहरण है। एक तो होता है, अब इसमें हमें देखना है सिंथेसिस का एक संश्लेषण और एक विश्लेषण, एनालिसिस और सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का इसमें एग्जांपल देखना है, तो वो क्या होगा हमारा, जैसे किसी चीज़ को प्रूफ करना, तो प्रमेय सिद्ध करना, थ्योरम को प्रूफ करना, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालना, वो क्या होती है, सिंथेसिस। नेक्स्ट है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा जो है कहाँ से कहाँ पर स्टार्ट होती है, सिर से पैर की ओर, एक तो ये देखना होगा, और शरीर से मध्य की ओर या फिर बाहर से मध्य की ओर या मध्य से बाहर की ओर। तो एक तो सिर से पैर की ओर होती है और मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन बी। बालक का विकास परिणाम है, वो किस चीज़ का परिणाम होता है, तो वो दोनों का ही होगा, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। नेक्स्ट है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब CCC कंटिन्यूस जो असेसमेंट होता है गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक का किया जाता है, यह सतत व व्यापक होता है। तो ये सभी होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है अपने उनकी मदर टंग में बच्चों की। अब ये क्यों होता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में ईजी लगेगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो श्यामपट्ट पर लिखते समय होगा वो होगा लेखन में स्पष्टता, की लिखा हुआ हमें साफ समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो उसमें आएगा ट्राई टू नो द रीज़न। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो मेन जो उद्देश्य है वो होता है उनके व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार अनडिजायरेबल जो बिहेवियर होता है उसको परिवर्तित करने में सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी होगी, विद्यार्थी को दंड देना, ये भी गलत है, अभिभावकों के ध्यान में इसे लगाना, अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और उसके उपचार का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे या बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसमें जो सही होगा उसमें होगा उन्हें धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी असफल होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह अवैयक्तिक असफलता है, यह वैयक्तिक असफलता है, ना कि पद्धति असफल है, ना ही शिक्षक असफल है और ना ही पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी असफल हो रहा है तो ये वैयक्तिक इंडिविजुअल असफलता मानी जाएगी। तो
आज के हमने ये पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेट में फिर इसके आगे के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।